हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की फुल ज्योग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में 6th क्लास की ज्योग्राफी के जो मेन पॉइंट है केवल हम उनको ही डिस्कस करेंगे। वैसे हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी के हर एक लेसन को अलग अलग डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम फुल उन 8 के 8 लेसनों का इसमें निचोड़ है, जो मेन पॉइंट है। आज हम इस वीडियो में उन सभी को ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इसमें देखो, पृथ्वी हमारा आवास, हम पृथ्वी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब पृथ्वी में क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, डोमेन्स ऑफ अर्थ, या फिर पृथ्वी प्रमुख जल स्थल स्वरूप हैं, और कौन कौन से हमारे मौसम हैं, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। अब पूर्ण चांद कब होता है? जब पूर्णिमा वाले दिन है, उस दिन बोलते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्ण चांद बोलते हैं। नया चांद कब निकलता है? अमावस्या को। उस दिन कोई चांद नहीं निकलता। न्यू मून नाइट में हमने लेसन में डिस्कस भी किया था कि जब न्यू मून लाइट होती है तो उस दिन कोई चांद नहीं निकलता। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, जो भी हम देख सकते हैं सभी को हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। और तारे क्या होते हैं? बड़े गैसों से बने, जिनका अपना खुद का ताप भी होता है, प्रकाश भी होता है, अपनी खुद की उष्मा भी होती है, और वे अपनी ताप को उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है जिनकी अपनी खुद की गैस, खुद का ताप और खुद का प्रकाश होता है, उनको तारे बोलते हैं, जैसे कि सूर्य। अब नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तारों के समूह द्वारा आसमान में बनाई विभिन्न आकृति, जिनको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जैसे उर्सा मेजर है और बिग बियर है। जैसे जो तारों का समूह है ना, वो इकट्ठा होके आसमान में अगर कोई विभिन्न विभिन्न तरह की आकृतियां बनाते हैं, उनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? जो दिशा बताते हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल है, ये जैसे ये शेप होते हैं ना, ये ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा होता है। और ये ग्रुप है तारों का, और ये जो इस साइड वाला है जो कि हमें साइड दिशा बताता है, ये होता है ध्रुव तारा। ग्रह, जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अब तारे कौन से होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन जो ग्रह है उनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ऑर्बिट क्या होते हैं? जो एक एलिप्टिकल पाथ पर रेगुलर रहे, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अब जियोड। जियोड क्या है? पृथ्वी की जो शेप है, पृथ्वी का आकार है, उसको ही बोलते हैं जियोड। अब मून पर फर्स्ट स्टेप रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रखा था। और स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड इतनी है, इतने किलोमीटर पर सेकंड में जो है लाइट की स्पीड होती है। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्र लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। उल्कापिंड कौन से होते हैं? छोटे पत्थर जो सूर्य का चक्र लगाते हैं, कभी कभी पृथ्वी के वातावरण में भी आते हैं। अब उल्कापिंड वे होते हैं जो वैसे तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य का चक्र लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो जब हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो उनको हम उल्कापिंड बोलते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होती हैं? लार्ज पीसीज फ्रॉम स्पेस लैंडेड ऑन अर्थ। अब छोटे छोटे जो पिंड है उनको तो उल्कापिंड बोलते हैं, और जो बड़े बड़े पीस होते हैं वो अर्थ पे आते हैं तो उनको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। गैलेक्सी क्या होती है? ए सिस्टम ऑफ ह्यूज स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स एंड डस्ट, इनको और गैसेस, इनको हम जो है गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी से मिलके ही जब 1000 गैलेक्सी मिलती हैं तो फिर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। ठीक है। अब देखो, अगर हमें याद करना है अपने सारे के सारे जितने हमारे ग्रह हैं, तो ये ट्रिक दी गई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। जैसे माई से मरकरी है, वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस, और नट्स से नेपच्यून। अब कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है, और कौन से नंबर पे नज़दीक है? वो थर्ड नियर सन है, जो सूर्य के नज़दीक है, तीसरे नंबर पे आती है। और सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर आती है आकार में अगर देखें तो हम। और ये दोनों ध्रुव से चपटी हुई है, देखा होगा, दोनों पोल से थोड़ी सी चपटी हुई है पृथ्वी। और कैसी शेप है पृथ्वी की? जियोड शेप है। और शुक्र को
शुक्र को और पृथ्वी को आपस में जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब हम देखेंगे मून को। मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का और इसका डायमीटर कितना है 1/4 डायमीटर है और ये अपना चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है 27 डेज में और वन साइड विजुअल होता है अर्थ के। अब हम केवल चांद की एक ही साइड तो देख सकते हैं पृथ्वी से, तो वन साइड विजुअल है अर्थ से, ठीक है। अब पृथ्वी पे ग्लोब में, ग्लोब क्या है, ग्लोब में हमने बताया भी था, अगर हमें पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक प्लेस को देखना है तो हम कहाँ देखेंगे, हम ग्लोब पे देखते हैं और ग्लोब से ही हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे हमें पता लगता है कि ग्लोब में लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है। देखो जैसे जो ये वर्टिकल शेप में है ना, ये वाली लंबी है जो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, जो 90 डिग्री पे होती हैं। और जो पैरेलल है उनको बोलते हैं इक्वेटर, ये समानांतर होती हैं जिसको अक्षांश भी बोलते हैं ये। अब ये तो इक्वेटर है, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को मेजर किया जाता है 0 डिग्री से, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है, 0 डिग्री मान के ही हम इनको करते हैं। यहाँ पे 90 है। अब ये तो 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर 23.5 साउथ में है, 66.5 साउथ में, और ये 90 है। फिर ऊपर जाके 23.5 ही नॉर्थ में है, 66.5 नॉर्थ में, और फिर 90 डिग्री ये नॉर्थ पे ही है, ठीक है। आगे फिर है दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये दिशाएं हैं। और हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर ही अपने जो है झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है। अब देखो जो ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला है, ये जो है इसको उष्णकटिबंधीय है, ये है, ये टेम्परेट जोन भी बोलते हैं इसको, और ये उष्णकटिबंधीय है। और जो ये 23.5 से और 66.5 के बीच में इसको दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और इस साइड जो 23.5 और 66.5 के बीच में है उसको बोलते हैं उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। और जो यहाँ पे पोलर वाला है, पोलर वाले को बोलते हैं शीत कटिबंध, और इस साइड जो पोलर वाला है उसको भी बोलते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि ये फ्रीडिश जोन होता है बिल्कुल। ये तो है टेम्परेट जोन बीच वाला, इतना तो है टेम्परेट जोन, लेकिन जो ये जो पोलर वाला है ये दोनों है फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है तो इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अब जैसे टाइम है, टाइम 4 मिनट में 8 डिग्री टाइम नापा जाता है। जैसे अगर आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जैसे 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ता है, तो ऐसे 4 मिनट में 8 डिग्री टाइम को हम मापते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, अब पृथ्वी की गतियाँ हैं, देखो ये है इस शेप में जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है। 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं और 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे, और 22 दिसंबर को बड़ी रात होगी और 21 जून को बड़ा दिन होगा। अब पृथ्वी की गतियाँ हैं, कौन कौन सी गतियाँ हैं पृथ्वी की देखते हैं। अब जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर है, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। फिर हमारी पृथ्वी के मोशन है, हमारी पृथ्वी के 2 मोशन हैं, कौन कौन से हैं। एक तो रोटेशन है, रोटेशन होता है घूर्णन, जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन से ही दिन और रात बनते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और इससे क्या बनता है, इससे एक पूरा साल बनता है और हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, हमारी ऋतुएं बनती हैं, ठीक है। अब पृथ्वी की और भी मोशन है, ऑर्बिटल प्लेन है, सर्कल इल्यूमिनेशन है। जैसे ये जो है ना, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको। और पृथ्वी अपना सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, वो 365.25 डे में अपना कंप्लीट चक्कर करती है। जैसे 365.25 जैसे 1/4, तो इसमें जो टाइम बचता है, जैसे 25 है पूरा दिन नहीं बना तो 25 मिला के जब 4 होगा तो फिर उसका एक दिन बनता है। जैसे 0.25 के हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक दिन बनेगा। और इसी वजह से ही हर 4 साल के बाद फिर लीप ईयर बनता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपना चक्कर पूरा करने में
पूरे 366 दिन नहीं लगाती, वो 365 दिन और ये कुछ टाइम लगाती है, तो 4 साल में फिर इसका एक दिन बन जाता है, तो फिर हमारा लीप ईयर बनता है। अब जब पृथ्वी रोटेट करती है, जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, तो इससे दिन रात बनते हैं। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर ना घूमे तो उससे क्या होगा, इससे जो पृथ्वी की जो साइड गर्म है, जो सूर्य की साइड पृथ्वी का फेस होगा, तो वो साइड तो ज़्यादा गर्म होगी, जो बैक साइड है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी। तो अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो फिर एक जैसा ही मौसम रहेगा, जहाँ ज़्यादा गर्म है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी, और जहाँ ठंड है तो फिर वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, रिवॉल्यूशन से हमारी सीजन बनते हैं, शीत है, गर्म है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, और हमारा साल और सीजन हमारे रिवॉल्यूशन की वजह से ही बनते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है, सूर्य के चारों ओर घूमने का जो रास्ता है उसको ही इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। अब देखो समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक क्या होते हैं। समर सोलिस्टिक कब होती है, इसको दक्षिण अयनात बोलते हैं। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक। जैसे 21 जून है जो इस वाला है, इसको बोलते हैं दक्षिण अयनात। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है तो उसको समर सोलिस्टिक बोलते हैं, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो मानचित्र है, हम ग्लोब पे क्या जान पाते हैं, हम ग्लोब पे देखेंगे कि अगर हमें किसी एक जगह को देखना है तो हम ग्लोब पे देख लेंगे, लेकिन अगर हमें किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह के बारे में अगर हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो हम ग्लोब पे नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, हमें मानचित्र की हेल्प लेनी होगी। और मानचित्र हमारे कितने तरह के होते हैं, मानचित्र हमारे 3 तरह के होते हैं, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी शहर, कस्बे, गांव, देश और उसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे तो वो राजनीतिक मानचित्र होगा। और जब हम पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो वो हमारा भौतिक मानचित्र होगा। और थीमेटिक मानचित्र कौन सा होगा, जब हम कहीं पे रोड, रेनफॉल, इंडस्ट्री या फिर जंगलों के बारे में जानेंगे तो वो हमारा थीमेटिक मानचित्र होगा। ये तो है मानचित्र के प्रकार, और मानचित्र से हमें ग्लोब से भी ज़्यादा अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम फिर मानचित्र हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। अब मैप बनाते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें मैप बनाना होता है। अब जैसे 3 कंपोनेंट होते हैं मानचित्र के, डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा और सिंबल प्रतीक। अब डिस्टेंस क्या है, अब देखो जैसे हमारा ही घर है, अगर हमारी घर से और स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, अब ये तो है नहीं कि हम मानचित्र में घर से और स्कूल की दूरी 10 के 10 किलोमीटर दिखाएंगे। अब 10 किलोमीटर लंबा तो मैप भी नहीं होता। तो पूरे संसार को एक छोटे कागज़ पर उतारने व छापने के लिए रिडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। तो फिर हम दूरी को शॉर्ट स्केल में, जैसे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में लेते हैं। अब जैसे 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर मान ले मैप में, तो ऐसा माना जाता है, तो उसको बोलते हैं दूरी। और एक होती है डायरेक्शन, दिशाएं। दिशा भी, अब दिशा ही तो ज़रूरी है। मैप जब भी हम मैप को जानने के लिए बैठते हैं, मैप में हमें कुछ भी समझना होता तो सबसे पहले दिशा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है सिंबल। किसी भी वस्तु को हूबहू उतारना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनके लिए चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ग्रीन है तो इसका मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट है, अगर ब्लू है तो वहाँ पे वाटर है, ब्राउन है तो माउंटेन्स है। अब जैसे कोई भी सिंबल है, अगर हमें किसी के स्कूल को दिखाना है, अगर हमें कहीं पे पर्वत पहाड़ मानचित्र में दिखाने हैं तो हम पर्वत पहाड़ स्कूल को नहीं छाप पाएंगे, ना ही वो हमारी समझ से बाहर होगा। तो उसके लिए कुछ सिंबल हैं जो फिक्स किए गए हैं, जो आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, वो जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं मैप के लिए वो सब के लिए एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि अगर मैप में कहीं पे ब्लू दिखाया गया है तो इसका मतलब वो वाटर के लिए ही दिखाया गया है, अगर कहीं पे ग्रीन दिखाया गया है तो वो पेड़ पौधों के लिए ही, अगर कोई ब्राउन कलर दिखाया गया तो वो माउंटेन के लिए। ये जो है सभी के लिए एक जैसे सिंबल होते हैं। अब क्या है स्केच, मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, रफ ड्राइंग विदाउट स्केल, बिना किसी स्केल के, हमें कोई दूरी नहीं। अब जैसे किसी को बता दिया जाए कि भाई मेरे को ना, अब आप अपने किसी दोस्त को बोलो कि मेरे को आपके घर आना है, तो फिर वो दोस्त तुम्हारा अपने घर का ऐसे बिल्कुल रफली सा एक स्केच बना के दे दे कि तुम वहाँ से यहाँ जाना, यहाँ मेरा घर है, ये इतना दूर है। तो जैसे रफली ही बना देना अपने माइंड से, कोई स्केल यूज़ ना करके, कोई पैमाना ना यूज़ करके, ऐसे ही रफली बना देना, तो उसको स्केच बोलते हैं। फिर होता है प्लान, किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचना। अब जैसे प्लान क्या होता है, अगर आपको कोई कमरा बनाना है तो कमरे के लिए जो आप लंबाई चौड़ाई बिल्कुल
छोटे से क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर खींचते हो तो उसको बोलते हैं प्लान। अब हमारा है, हमारे मंडल हैं, 3 मंडल हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों को मिला के फिर हमारा बनता है बायोस्फीयर, जहाँ पे जीवन संभव होता है, जिसको जीव मंडल बोलते हैं। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है जीव मंडल। बिछेंद्री पाल भारतीय फर्स्ट वुमेन, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला थी बिछेंद्री पाल। और जुंको तेबी थी जो भारत पहली महिला थी, प्रथम महिला जाने वाली माउंट एवरेस्ट पे तो थी वो जुंको तेबी, और भारत की पहली महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल। अब बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल को मिलके ही हमारा जीवमंडल बनता है। और जीवमंडल कैसा होता है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर लगाम जरूरी है। अब ऑर्गेनिज्म है, 2 तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एक तो जीव जंतुओं वाला और एक पेड़ पौधों वाला, 2 तरह के किंगडम होते हैं। अब हम वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वायुमंडल होती क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ गैस से घिरा हुआ जो आवरण है उसको वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल हमें गर्म रखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, और इसमें गैसों के मेल से ही हमारा जो वायुमंडल है वो बना हुआ है। इसमें नाइट्रोजन तो 78% है और ऑक्सीजन 21% है। जो हमारी सांस लेने योग्य गैस है वो सिर्फ 21% ही है, और 1% है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, जो दूसरी गैसें हैं वो हमारी 1% मिलती हैं। अब जैसे ये लेयर्स हैं तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। स्फेयर है ट्रोपोस्फेयर, शोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल, एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। तो देखते हैं, इनको पढ़ते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। तो ये हमारी जो है 5 हमारी लेयर हैं, परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं हमारी 5 जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब है स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या होता है, लिथोस्फीयर स्थलमंडल को बोलते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिसमें महाद्वीप, चट्टान, मिट्टी, पर्वत, पठार ये सब पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या मिलता है, हमारा महाद्वीप है, जैसे हमारे ये 7 महाद्वीप हैं, हमारे कॉन्टिनेंट पाए गए हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग है, एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें से जो है कर्क रेखा गुजरती है। एक यूरोप कॉन्टिनेंट है जो आर्कटिक वर्ट से पास होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अब एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही ऐसा है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। और इसमें सबसे लंबी नदी नील नदी भी यही है, और ये दूसरा बड़ा भी है, सहारा रेगिस्तान भी यहीं पे पाया जाता है। एक हमारा है उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक है दक्षिण अमेरिका जिसमें से इक्वेटर और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी है वो भी इसी कॉन्टिनेंट में मिलती है, और अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है वो भी यहीं पे बहती है। एक हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और एक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री भारत के जो रिसर्च सेंटर है वो अंटार्कटिका पे स्थापित किए गए हैं। अब देखो, समुद्र तल हर जगह पर समान होता है, तो अगर हमें कहीं से भी ऊंचाई मापनी होती है तो हम कहाँ से नापते हैं, हम वो समुद्र तल से मापते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, सबसे अगर हम ऊंचाई वाली माने तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की जिसकी है 4848 ऊंचाई है। और अगर हमें सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरी खाई कौन सी है, मेरियाना गर्त है जिसकी 11,022 इसकी जो है हाइट बताई गई है, नीचे कितनी गहरी है तो ये इसकी गहराई है, सबसे गहरा ये है और सबसे ऊंचा ये है। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल को। जलमंडल है 71% पार्ट हमारा कवर की हुई है जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को जलमंडल ही कवर करता है जिसको हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। और जलमंडल में क्या क्या आता है, इसमें हमारे ओशियन बेसिन है, जो महासागर, जो बड़े जल बॉडीज बनते हैं उसको हम बोलते हैं ओशियन बेसिन। जैसे हमारे 5 सागर हैं, कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है जिसमें मेरियाना गर्त भी पाई जाती है, और रिंग्स और फायर भी इसके चारों ओर पाए जाते हैं। फिर है अटलांटिक। अटलांटिक है जो एस आकार का है और सबसे बिजी है, इरेगुलर है ये, और ये प्राकृतिक, अगर आप व्यापारी की तरफ से देखो ना जिस पे पोर्ट स्थापित किए गए हैं वो काफ़ी इसकी देखो, जैसे जिसकी बाउंड्री ऐसे जिग जैग वाली होती है ना तो वहाँ से व्यापार इजीली हो जाता है, तो इसलिए ये प्राकृतिक पोर्ट के लिए काफ़ी गुड है। जो अटलांटिक है महासागर हमारा, ये हिंद महासागर ऐसा है जो भारत के नाम पर रखा गया है और इसकी त्रिभुजाकार की आकृति है। दक्षिण महासागर है वो अंटार्कटिक सर्कल पे है, और जो आर्कटिक महासागर है वो आर्कटिक सर्कल पे है।
तो हमने स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, मेजर लैंडफॉर्म। अब आप देखोगे कि पृथ्वी पे भी अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स हैं, स्थल स्वरूप है। ये दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो हमारी लैंडफॉर्म्स है ना, दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पृथ्वी के अंदर और एक पृथ्वी के बाहर। उसी के कारण ही हमारे जो लैंडफॉर्म है वो बनते हैं। आंतरिक प्रक्रिया क्या होगी, जिसमें या तो पृथ्वी ऊपर की तरफ उठेगी या फिर अंदर की तरफ वो श्रिंक होगी, या तो ऊपर उठेगी या फिर नीचे धंस जाएगी, तो हमारी पृथ्वी में जो लैंडफॉर्म है वो बनती है। या फिर बाह्य क्या प्रक्रियाएं होंगी, या तो अपर्दन होगा या फिर निक्षेपण होगा। अपर्दन क्या होता है, पृथ्वी की सतह टूटकर जब वो अंदर की तरफ चली जाती है तो उसको अपर्दन बोलते हैं। और निक्षेपण क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह टूटी हुई है जब वो दोबारा से बनना स्टार्ट कर देती है उसको निक्षेपण बोलते हैं। अब हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि पर्वत होते क्या हैं। अब पृथ्वी अपने आसपास के क्षेत्र से जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ऊंचे होते हैं माउंटेन्स, तो माउंटेन 600 मीटर से, जो भी 600 मीटर से जिसकी ऊंचाई है और उनकी ऐसे जो कोन की शेप के होते हैं ना ऊपर से, तो उनको बोलते हैं माउंटेन्स। माउंटेन भी जो है 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं माउंटेन? 3 तरह के। एक तो होते हैं ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन और फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन कौन कौन से होते हैं, जैसे हिमालय और ऑल्पस हैं, वो फोल्ड माउंटेन है। फिर है ज्वालामुखी पर्वत, कौन से होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं उनको ज्वालामुखी पर्वत। जैसे लावा ऊपर उठा है तो लावा उठने से जो बनते हैं उनको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा है। उसके बाद फिर जो ब्लॉक माउंटेन है, जैसे कुछ भाग तो ऐसे ऊपर उठ गया और कुछ भाग नीचे श्रिंक हो गया, और जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको तो होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे धसा हुआ भाग उसको ग्रैबन बोलते हैं। तो इस ये हमारे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। और कौन कौन से हैं, जैसे राइन घाटी है और वोसनेज पर्वत है, तो ये हमारे ब्लॉक माउंटेन है। अब है पर्वत। पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट हैं? जैसे नदियों के स्रोत पर्वतों से मिलते हैं, टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी यहीं है, वनस्पति काफ़ी अलग अलग तरह की पाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यहीं से होती है, और हमारे जो ग्लेशियर हैं वो भी यहीं पाए जाते हैं, स्टोर ऑफ वाटर जहाँ पे पानी काफ़ी है, तो हमें सब पर्वतों से ही मिलता है। तो इसलिए हमारे लिए पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन क्योंकि ग्लेशियर यहीं मिलता है, जो घूमने वाले टूरिस्ट हैं वो यहीं आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहीं से बनती है, ग्लेशियर यहीं है, और भाई वनस्पति विविधता भी पर्वतों में ही पाई जाती है। और 3 तरह के हमारे पर्वत होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनो माउंटेन। अब हम पढ़ते हैं पठार। पठार क्या होते हैं? अब पठार देखो, जैसे जिसका बेस तो ये चौड़ा होता है और जो ऊपर की शेप है, अब जो पर्वत थे वो तो ऐसे कोन की शेप के थे, लेकिन जो पठार होते हैं वो ऐसे जैसे टेबल होती है ना, ऐसे ही वो टेबल की शेप में होते हैं। उठी हुई सपाट भूमि, दोनों तरफ ढलान, देखो ये बीच में से सपाट भूमि उठी हुई है और दोनों तरफ से ढलान है, तो ये हमारा पठार होगा। ये टेबल लैंड जैसा होता है। खनिज इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका के पठार में सोना और हीरा, और छोटा नागपुर में कोयला, मैग्नीशियम और ये पाए जाते हैं। और एक दिन पे जलप्रपात। जलप्रपात कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वर्ण रेखा नदी है जो हुड्रू में है, और कर्नाटक में जोंग और ग्रेसोसा नदी है। लाता पठार है जिसमें ब्लैक सोयल मिलती है। टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तिब्बत का पठार जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, और दक्कन का पठार सबसे पुराना है। तो ये पठार के बारे में है मेन पॉइंट। तिब्बत का पठार तो सबसे ऊंचा है और दक्कन का पठार सबसे पुराना है। अब हमारे मैदानी क्षेत्र देखते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र कौन, एक तो जैसे माउंटेन हो गई जो जिनकी नोक ऊपर उभरी हुई होती है, तो वो बोलते हैं माउंटेन। पठार जो ऊपर से समतल होते हैं और दोनों तरफ से ढलान होती है। और एक होता है बिल्कुल मैदानी क्षेत्र जो बिल्कुल समतल होता है। समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है, 200 मीटर से ऊंचे वही होते हैं, उपजाऊ और डेंसली पॉपुलेटेड। अब यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे आप घर बना लो वो भी अच्छे से बन जाएंगे। खेती बाड़ी के लिए सब सोर्स यहाँ पे होते हैं, इनमें कोई जैसे परेशानी वाली बात नहीं होती यहाँ रहने में, घर बनाने में, खेती करने में, क्योंकि ये प्लेन एरिया होता है ना। इसलिए मानव जीवन के लिए सबसे अच्छा स्रोत यही है। भारत किससे बना है? भारत गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मैदान क्षेत्रों से मिलके बना है। और चीन किससे बना है? चीन यागत्से नदी मैदान से बना है। अब पृथ्वी पे अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म है, आपने देखा होगा, कहीं पे वोल्केनो है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे वैली है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे कोस्ट है, माउंटेन्स है, तो कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे आइलैंड है, तो कहीं पे प्लेन है। कहीं पे भी एक जैसी जगह नहीं है, कहीं पर्वत, पठार, पहाड़, वोल्केनो, कहीं हिल्स, वैली, अलग अलग जगह है पृथ्वी पे लैंडफॉर्म है। तो जिससे बताया गया है कि देखो ये पामीर का पठार है, ये हिंदकुश है, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये जो
अरावली विंध्याचल है, यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय रेंज है, ग्रेट हिमालय रेंज है। हिमालय पर्वत जो है 3 भागों में है। पहले पार्ट को हिमाद्री बोलते हैं, दूसरे को मिडल हिमालय बोलते हैं जो हिमाचल में है, और तीसरे को शिवालिक बोलते हैं। ये यहाँ पे गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पूर्वी घाट है इस साइड वाला, और ये है पश्चिमी घाट। पर ये प्रायद्वीपी पठार भी यही है, जिसमें अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये प्रायद्वीपी पठार आता है सारा, जिसमें ये सब होता है, जिसमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अरावली ये सब होता है। फिर है लक्षद्वीप, इसमें जो कोरल आइलैंड्स हैं, जैसे जो कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप में पाया जाता है। ये तटीय मैदान है जिसको पूर्वी पश्चिम भागों में बांटा गया है। ये नदियां हैं, एक तो पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती, तो जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिमी की तरफ 2 नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और पूर्व की तरफ बहती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं। फिर उत्तरी मैदान है जिसमें जलोढ़ निक्षेप है, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा में रहती है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। तो देखा यहाँ पे अलग अलग तरह की सारी लैंडफॉर्म्स है, कहीं पे भी एक जैसा नहीं है। अब अगर आप अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की तरफ जाओगे तो दूरी कितनी है, 2900 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ आते हैं तो 3200 किलोमीटर की दूरी ये हो गई है। और ये इतने डिग्री ईस्ट से इतने डिग्री ईस्ट तक है, और ये इतने डिग्री नॉर्थ से लेके इतने डिग्री नॉर्थ तक है। एरिया बताया गया है 3.28 mi स्क्वायर किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर इसको बताया गया है। और ये भारत का जो नीचे वाला है, ये तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जो है पेनिनसुला भी बोलते हैं। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, आधे मतलब कि बीच में से पास होती है, बिल्कुल ये वाली भारत को बीच में से पास करती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। भारत में कच्छ से अरुणाचल तक 2 घंटे का गैप, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम का गैप हो जाता है, 2 घंटे का। अब मानसून है, मानसून क्या है, जब हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मेन लैंड की तरफ आती हैं तो मानसून आता है। और मानसून कहाँ से है, मानसून मौसम शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है सीजन। मानसून पवनों से पानी लाती हैं, भारतीय खेती लगभग मानसून पर ही निर्भर करती हैं। अब अगर हमारा जो मौसम है वो किस चीज़ से बदलता है, अब आप देखो कि कहीं पे मौसम कैसा है तो कहीं पे कैसा है, अलग अलग तरह का मौसम है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक तो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है, ऊंचाई पे कितनी पे है, समुंदर से दूरी कितनी है, या फिर पर्वत कितने हैं, तो ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप देखो मुंबई में, आप देखो वो कोस्टल एरिया के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पे जो है ना तो ज़्यादा ठंड रहती है ना ही ज़्यादा गर्मी। अगर आप जम्मू की साइड जाओगे तो आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी। अगर आप राजस्थान की साइड आओगे, जैसे आप लद्दाख जा रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड है, और अगर आप राजस्थान में आओगे तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। तो ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये लोकेशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर लोकेट करती है वो जगह, और कितनी ऊंचाई है, समुंदर से कितनी दूरी है, और पर्वत कैसे हैं। तो ये मैंने मेन पॉइंट है जो 6th क्लास की फुल ज्योग्राफी की ये वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।